एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैन अब अपने विला के अंदर खड़ा हुआ था और कहता है कि यहाँ पर एनर्जी का फ्लो बिल्कुल भी ठीक है और उसे यहाँ पर कोई भी नहीं रुकावट। और वो ये कहता है कि इसकी अगर डेंसिटी की बात की जाए ना तो वो 30% है। अगर ऐसे चलता रहा तो ये विला जल्द ही एक ग्राउंड बन जाएगा जहाँ पर मैं आसानी से कल्टीवेशन कर पाऊंगा। बस अब मुझे सिर्फ कुछ ही मटेरियल की ज़रूरत है जो कि वही मुझे जल्द ही प्रोवाइड कर देगा। तभी वहाँ पर गुजरते हुए लोग यही कहते हैं कि माउंटेन के ऊपर सिर्फ एक ही विला था और वो भी इसका हो गया। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये इतनी यंग एज में इतना कैसे फेमस हो सकता है और इतने पैसे कैसे आ सकते हैं। तभी वहाँ पर उसकी आंट टैंक भी आ गए थे। जब रैन उसे देखती है तो इस पर उसे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर चैन रैन को बताता है कि मैं यहीं पर रहता हूँ। तो रैन उसे कहती है कि क्या तुम इस नंबर 1 विला में रहते हो। तभी उसके अंकल यही कहते हैं कि ये विला तो वही का है। तुम ये कहना चाहते हो कि वही कोई और नहीं बल्कि तुम, और इसी के साथ जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो इस पर चैन उन्हें बताता है कि असल में वही नहीं मुझे ये विला गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। फिर वो आंट हैंग को यही कहता है कि आप ही तो चाहते थी कि आप इस विला में रहें और यहाँ पर क्लाउड्स को देखें और सी को देखें। अगर आप चाहें तो मेरे घर को आकर देख सकती हैं। तो उसके अंकल खुद से यही कह रहे थे कि आखिर बोई ने इसे विला क्यों दिया, कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है। उसकी आंट के दिल में भी यही सवाल चल रहे थे और वो ये कहती हैं कि शायद इसे बहुत प्राइड है तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये हर्ट हो जाए। वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। फिर वो उसे यही कहती है कि फिलहाल हमने डिनर किया है, वहाँ के लिए यहाँ पर आए हुए थे, तो उम्मीद है कि किसी और दिन मुलाकात होगी। तभी वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि तुम रैन के साथ घूम फिर लो, हम यहाँ से चलते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद उसका अंकल यही कहता है कि भला ये इस घर का मालिक कैसे बन सकता है, ये यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ कर रहा है ताकि लड़कियाँ इससे अट्रैक्ट हो जाएं। अगर मैं रैन की बात करूँ ना तो वो इससे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होने वाली। तो तभी उसकी आंट कहती हैं कि ऐसी बातें मत कहो, अपनी ज़बान पर कंट्रोल करो। रैन आगे जाकर चैन से यही पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उनकी बातें सुनकर चैन को गुस्सा आ गया था। वो उसे यही कहता है कि मैं यहाँ नंबर 1 विला में रहता हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मेरे साथ चलो। रैन को भी ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक करना बंद कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम और ज़ीकेंग फ्रेंड्स हो, लेकिन कोई तुम्हें विला दे देगा ये मैं नहीं मान सकती। वो एक प्रिंसेस है तो इसलिए ऑर्डिनरी पीपल से मिलना तो उसका काम है ताकि वो फेम हासिल कर सके। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात करूँ तो तुम दोनों तो फ्रेंड्स भी नहीं बन सकते। वो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। चैन उसे कहता है कि उसके साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, ये घर सच में मेरा ही है। वो वहाँ से जाते हुए रैन को यही कहता है कि तुम मुझ पर यकीन करो या ना करो, मैं यहीं पर रहता हूँ। रैन पीछे से यही कहती है कि ये मुझे ऐसा छोड़कर क्यों चाह रहा है। वो उसे पीछे से यही सोचने लग गई थी कि आखिर तुम्हारा और उसका रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। अगर मैं बात करूं तो मेरे दिल के अंदर से ये बात आ रही है कि मे भी तुम सच बोल रहे हो, वो विला तुम्हारा हो सकता है। फिर खुद से यही कहती है कि मैंने बुक से पढ़ा था कि जो किसी की परवाह करता है उसे उसके साथ कोई लगाव होता है। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे चैन फैन के साथ कोई लगाव है। दूसरी तरफ हम मास्टर हू को देखते हैं जो कि अब कोस्टल लेवल तक पहुंचने वाला था। तो तभी उसका बंदा उसे कहता है कि हम और करीब नहीं जा सकते वरना हम पकड़े जाएंगे। तो इस पर मास्टर हू से कहते हैं कि इसका तुम मुझ पर छोड़ दो। मास्टर हू फिर तभी वहाँ से जंप लगा देते हैं। तो तभी ये देखकर उसके गार्ड्स यही कहते हैं कि मास्टर हू आप ये क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर शिंग और वू भी खड़े हुए थे जो कि मास्टर हू का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर रुके हुए काफ़ी देर हो चुकी है, पता नहीं वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। वो ये सुनने के बाद कहता है कि लगता है कि उनका सेक्ट वाकई बहुत अजीब है, इसलिए तो उन्हें मेनलैंड से निकाल दिया गया था ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। तभी वहाँ पर गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि हमने सुना कि मास्टर वो यहाँ पर स्पीड बोट के साथ आ रहे हैं। तो ये सुनकर वो काफ़ी हैरान थे क्योंकि वहाँ का मौसम भी ख़राब हो चुका था और ये वाकई एक बहादुरी का काम था कि वहाँ से यहाँ तक एक बोट पर आना। शिंग तो ये सब कुछ देखने के बाद खुद यही कहता है कि मास्टर हो हमारी मुलाकात से पहले मत मार जाना क्योंकि मैंने तुमसे बहुत सारे काम जो लेने हैं। तभी ये गार्ड उन्हें कहता है कि वो देखो। तो तभी वो लोग एक तरफ देखते हैं जहाँ पर मास्टर उस स्पीड बोट के तेजी से आ रहे थे और वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कोई इतनी स्पीड से इतने ख़राब मौसम में बोट को चलाए। और इतने में मास्टर हू उनके करीब पहुँच जाते हैं।
बादशाह रुआबे के बढ़कर कहता है कि मैं मास्टर हूँ और तुम जरूर शिंग हो गए। लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुँचा हूँ। फिर उसकी नज़र वो पर पड़ती है तो वो कहता है कि मैंने ये नहीं इमेजिन किया था कि यहाँ पर एक और भी डाउस का मैजिक मार्शल होगा। वो भी उसे कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि आप भी डाउस के मास्टर हैं। वाकई आपकी स्किल्स तो काबिल तारीफ हैं। और वो यही सोच रहा था कि अगर मैं हूँ और चैन फैन की बात करूँ तो इन दोनों के पास बिल्कुल इमोर्टल स्किल्स हैं। वाकई अमेजिंग बात है। फिर हाउ वो आगे बढ़कर उससे पूछता है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई जिन को किसने मारा। तो इस पर जिंग उसे बताता है कि उसे हाउ ने मारा। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरा भाई तो फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाला था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि हाउ उसे कभी नहीं मार पाएगा। तो तभी उसे वो बताते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा घूम रहा है जो कि थंडर को भी कंट्रोल कर सकता है। लगता है कि उसने उसे मारा होगा। वो अब हैरानी से उनसे पूछता है कि आखिर वो है कौन जो कि थंडर को भी कंट्रोल कर सकता है। तो इस पर वो मुस्कुराते हुए तो यही कहता है कि वो एक मास्टर चैन है। उसकी स्किल्स देखने के बाद यही लगता है कि वो त्यांशी सेक्ट का डिसिपल है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा। फिर शिंग चुप कर हो को यही कहता है कि क्या अब तुम वहाँ जाकर अपने भाई की मौत का बदला लोगे। इस पर मास्टर रोज बताते हैं कि मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। असल में मैं चाहता हूँ कि मेरा मास्टर इस मुल्क में दोबारा वापस आ जाए और वो एक के साथ फाइट करे। इसलिए वो यहाँ पर आया था ताकि वो उसके आने का बंदोबस्त कर पाए। शिंग मुस्कुराते हुए यही कहता है फिर तो आपको सिर्फ हाफ मन पेड करना होगा क्योंकि मैंने सुना है कि एक अंडरग्राउंड मैच होने वाला है। ये सुनकर मास्टर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि अंडरग्राउंड मैच। शिंग के चेहरे पर भी अब मुस्कुराहट आ गई थी और उसे यही कहता है कि वहाँ पर बॉसेस की मीटिंग होने वाली है जो कि अपने अपने एरिया को डिसाइड करेंगे। और मुझे यकीन है कि वहाँ पर हाउ भी आया होगा और मुझे यकीन है कि अगर वहाँ पर हाउ आएगा तो उसके साथ चैन भी जरूर होगा। वो उसे कहता है ये तो अच्छी बात हो गई। तो इस बार शिंग उसे कहता है कि अगर तुमने ग्रेट मास्टर चैन को मार दिया ना तो जियांग भाई मैं तुम्हें दे दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शो किसी को देख रही थी तो तभी उसके फ्रेंड पूछते हैं कि तुम किसको देख रही हो, क्या तुम यही के बारे में सोच रही हो। तो इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो यहाँ पर चैन फैन को देख रही हूँ। फिर वो चैन फैन के पास जाती है और उसे कहती है कि अगले वीक मेरी बर्थडे है, क्या तुम यहाँ पर आओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब वो की बातें सुन रहा था तो खुद से यही कहता है कि जैसा आप कहें मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ। और वो खुद से यही कहता है कि आपने मुझे जो भी बातें बताई हैं ना इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स मिस हैं। फिर वो खुद से ये भी कहता है कि वो तो अभी तक मिडल फाउंडेशन में है, जबकि की बात की जाए तो ये उससे आगे है। फिर वो खुद से ये कहते हैं कि वो एक थंडर के बारे में बात कर रहा था, पता नहीं वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो इस पर मास्टर की उसे बताते हैं कि असल में जो उसका सेक्ट है ना वो बहुत पुराना है, वो लोग थंडर को कंट्रोल करते रहे हैं। फिर की उन्हें कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि मास्टर चैन ने ये सब कुछ कहाँ से सीखा और कब से सीखा। तो इस पर वो बताता है कि मैंने ये बचपन में सीख लिया था, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता कि थंडर के बारे में भी कोई तकनीक होती है। फिर चैन को तो ये कहता है कि जो मैंने थंडर बनाया था ना वो तो बहुत ही छोटे लेवल का था, लेकिन अगर अर्थ पर मौजूद लोगों के थंडर लेवल की बात की जाए तो मेरा थंडर का लेवल बहुत ज़्यादा था। मास्टर की ये सुनने के बाद अब उसे कहते हैं कि लगता है कि आप एक इमॉर्टल हैं। फिर लिंग वही को कहता है कि अगर मैं चैन की बात करूँ ना ये बहुत टैलेंटेड है, और मास्टर की भी इसके बारे में यही सोचते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद चैन उससे यही कहता है कि आखिर मास्टर की है कौन, अगर उसकी बात की जाए तो मेरे सामने कुछ भी नहीं होगा। वही भी चैन को यही कहता है कि आप तो वाकई बहुत अमेजिंग है, आपने सिर्फ अपना मुंह ओपन किया और वहाँ पर थंडर आ गया। फिर लिंग उससे पूछता है कि मुझे ये बताएं कि ये जो है प्लेट पड़ी हुई है हम इसका अब क्या करें। तो इस पर चैन उन्हें बताता है कि ये आप 2 या 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए यूज़ कर लें। लिंग ये सब कुछ देखने के बाद उससे ये कहता है कि बिल्कुल चैन एक बहुत ही अमेजिंग लड़का है और उसे सब चीज़ों के बारे में पता है। जबकि वो ये सब कुछ सुनने के बाद काफ़ी गुस्से में आया हुआ था। वो यही कहता है कि शिंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे धोखा देने वाले थे, तुम मैं इससे सारे पैसे लेने वाले थे। फिर चैन उन्हें यही बताता है कि अगर उस प्लेट की बात की जाए ना तो वो बिल्कुल बेकार है, उसे बहुत ही घटिया बनाया गया। मैं जिससे फौज कर रहा हूँ ना उसके मुकाबले में अगर उस प्लेट को रखा जाए तो मेरा इक्विपमेंट उससे ज़्यादा काम करेगा। ये सुनने के बाद तो वही और शौक था और उसे कहता है कि क्या आप एक मैजिक इक्विपमेंट को फौज कर सकते हैं। तभी चैन हाथ से उसे कहता है कि ये देखो ये रहा वो जेड जो मैंने आपसे लिया था, मैंने इसे अभी अभी फौज किया है। तभी लिन आगे बढ़ता है और वो वही को कुछ कहता है।
इसके बाद वही चैन को यही कहता है कि आप मुझे भी इस प्लेट जैसा इक्विपमेंट बना कर दें और आपको जितने पैसे चाहिए मुझे बताएं। मास्टर की भी उसे यही कहते हैं कि सही कहा, आपको जितने पैसे चाहिए हमें बताएं। चैन उन्हें कहता है कि अगर मुझे आप हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट ला कर दें तो मैं आपके लिए जेट बनाने के लिए कोशिश करूंगा और उसे फौज भी कर दूंगा। तो इस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। फिर चैन उन्हें कहता है कि लगता है कि अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मुझे जाना होगा। तो इस पर वही और की उसे कहते हैं कि ठीक है, गुड बाय मिस्टर चैन। दूसरी तरफ हम एक सीक्रेट क्लब को देखते हैं जहाँ पर शिंग बैठा हुआ था और उसके सामने वो बैठा था। तो शिंग वो यही कहता है कि उसने ना सिर्फ मुझे डराया धमकाया बल्कि वो मुझसे 45 मिलियन भी मांग रहा है। ये सुनने के साथ ही उसका बॉस उसे यही कहता है कि 45 मिलियन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे तो हम एक क्रूज शिप खरीद सकते हैं। तो तभी उसके पीछे खड़ा हुआ एक बंदा उसे ये मशवरा देता है कि फिर आप उसे पैसे मत दें। तो इस पर शिंग गुस्से से उसे कहता है कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा सर उतार कर उसके सामने फेंक दूं, क्या ये सही रहेगा? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। उसका बॉस उसे यही कहता है कि फिलहाल हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अब जो होना है उसके बारे में सोचते हैं। शिंग अब उसे यही कहता है कि अब हम आगे क्या करें। तो तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि 10 देश में मास्टर हु आने वाले हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद अब वो गंजा शिंग यही कहता है कि अच्छा ये तो अच्छी बात है, मैं भी अब देखता हूँ कि हु के सामने हाउ और वही कैसे ठहरते हैं। और वो लोग खुश हो गए थे। वो कहते हैं कि अगर हमने हाउ को मार दिया तो देखते हैं कि वही फिर किस तरह उसके बगैर काम कर पाएगा। वहाँ पर मौजूद बंदे भी उसे यही कहते हैं कि आपने सही कहा कि वो अपनी फैमिली पर भी डिपेंड करता है और उसके अलावा हाउ पर भी डिपेंड करता है। अगर हाउ ही रास्ते से हट जाए तो पता नहीं वो कैसा बिहेव करेगा, ये देखने वाला होगा। फिर बॉस उसे यही कहता है कि क्या तुमने कभी इमेजिन किया कि अगर हु का सामना चैन फान से हो जाए तो? इस पर शिंग कहता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में अभी नहीं सोचा। अब हम 3 दिन का बाद सीन देखते हैं जहाँ पर चैन ने कार्ड को लेकर खड़ा था। वो कोई और कार्ड नहीं बल्कि बैंक का कार्ड था। वो उसके बैंक में काफी पैसे आ चुके थे। फिर वो खुद से यही कहता है कि फाइनल स्टेज में मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरा प्रोसेस कैसा स्लो हो गया है। और वो रास्ते में भी खुद से यही कहता रहता है कि जैसे जैसे मैं बड़े लेवल पर जाता जा रहा हूँ मुझे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना पड़ रही है। अगर मुझे अपनी स्पीड को ज़्यादा करना है ना तो मुझे कुछ स्टोन पेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से मैं कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ाकर जल्दी से कल्टीवेशन के लेवल तक पहुँचूँगा। उसे इसके लिए एक स्पिरिट कवर्ड ग्राउंड भी चाहिए था लेकिन उसने स्कूल जाना था तो इसलिए वो यह काम भी नहीं कर सकता था। फिर वो खुद से सोच कर यही कहता कि क्यों ना मैं अपना ही एक बना लूँ। अब वो गाड़ी से उतर चुका था तो वो खुद से यही कहता है कि जब वहाँ पर मैं था ना वहाँ पर काफ़ी सारे सेट्स ने अपने ही स्पिरिट कवर्ड ग्राउंड्स बनाए हुए थे। फिर हमें उसे स्पिरिट कवर्ड ग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि उसे काफ़ी सारे स्टार्स ने घेरा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर कल्टीवेटर्स को काफ़ी आसानी होती है। फिर वो खुद से यही कहता है कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना भी है ना तो मुझे कम लोगों वाली जगह चाहिए। और फू का शुक्रिया जिसने मुझे विला दिया, वहाँ पर मुझे लगता है कि एम्प्टी स्पेस मिल जाएगी और वहाँ पर मैं वो ग्राउंड बना पाऊंगा। अब वो अपने विला में पहुँच गया तो कहता है कि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल अच्छी है, मुझे सारी एनर्जी लेक से लेकर यहाँ पर आनी होगी और माउंटेन से भी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी मौजूद है ना मैं इसे एक छोटा सा ग्राउंड बना सकता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी होगा तो जब तक कि मैं अपनी ओपनिंग ना पहुंचूं। तो खुद से भी यही फिर कहता है कि अगर मैं सारे का इस्तेमाल करूँ ना तो मैं अपनी एनर्जी को कंडेंस कर सकता हूँ, इससे मेरी एनर्जी का लेवल और बढ़ जाएगा और मैं छोटी जगह पर ज़्यादा एनर्जी पैदा कर पाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूँ कि जब मैं बाहर हूँगा तो उसकी हिफाजत कौन करेगा? वो यही कहता है कि इस सब करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मुझे काफ़ी सारे मैजिक इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं छोटे छोटे मैजिक इक्विपमेंट को इकट्ठा करके एक बड़ा मैजिक इक्विपमेंट बना लूँ। फिर वो वही को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मैं एक मैजिक अरे बनाना चाहता हूँ, वो भी माउंटेन के ऊपर। और ये बात वही के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। वो उससे मैजिक अरे के बारे में पूछ रहा था तो तभी पीछे खड़ा हुआ कि उसे यही कहता है कि मेरी भी उससे बात करवाओ। उनकी बातें सुनने के बाद चैन को यही कहता है कि ये कितना बड़ा फूल है लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है तो इसे यूज़ करना ही पड़ेगा। तो तभी की उसे कहता है कि क्या आप अरे बनाना चाहते हैं? तो इस पर चैन बताता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। तो इस पर वो कहता है कि अरे बनाने के लिए तो तुम्हें हायर लेवल का कल्टीवेटर होना पड़ेगा। इस पर वो बताता है कि मैंने बस छोटा मोटा अरे बनाना है तो इसलिए मुझे हायर कल्टीवेटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बताता है तो तुम्हें इसके लिए तो सारी एनर्जी को लेना पड़ेगा जो भी लेक में मौजूद है या माउंटेन में। फिर वो तो ये भी कहता है कि अच्छा ठीक है तुम मुझे बताओ किसी बंदे की ज़रूरत हो ना अरे बनाने की तो मैं तुम्हें भेज दूंगा।
तो इस पर वो बताता है कि मैं ये खुद ही काट लूंगा। तो कि ये सुनते ही हैरान था और कहता है कि तुम खुद काट लोगे। चैन उसे कहता है कि हाँ, मैंने आपको इसलिए कॉल की कि मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए जो कि छोटे हों लेकिन मैजिक के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हों। अगर मैंने ये सब कुछ काट लिया ना तो मैं तुम्हें 8 प्लेट के और भी काफ़ी सारे मैजिक इक्विपमेंट बना कर दूंगा और उनके एक पैसा भी नहीं लूंगा। ये सुनकर की और वही काफ़ी खुश हो जाते हैं। वही तो की से फोन लेकर उसे कहता है कि ओके ओके, जैसा आप कहें। फोन के कटने के बाद अब वो कहता है कि मुझे अब काम पर लगना होगा। मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि आरे बनाने में मेरी हेल्प कर सके। मुझे इसके लिए हाई क्वालिटी के जेड की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वही उसके लिए हाई क्वालिटी का जेड लेकर आ जाता है। इसे हासिल करने के बाद वो उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ताकि वो उस पर मैजिक इक्विपमेंट में तब्दील कर सके। अब अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो उसे कंडेंसिंग प्लेट बनाने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि बस मुझे इस तरह की 5 और प्लेट चाहिए और इससे मेरा काम हो जाएगा। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इनका सही से यूज़ कर पाऊंगा और मैं और भी काफ़ी सारे हाई क्वालिटी चीज़ ले पाऊंगा। इसलिए मुझे वही और की पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इस सब के लिए अब मुझे लगता है कि मुझे खुद के कनेक्शंस बनाना होंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैन शू को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी को अरेंज करूंगा। तो ये सुनकर शू हैरान हो जाती है। तो चैन उसे मज़ीद बताता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझता हूँ। शू ये सुनने के बाद तो शॉक्ड भी हो गई थी कि बहन। अब शू वहाँ से जाते हुए चैन को यही कहती है कि 7 बजे संडे वाले दिन आ जाना। उसके जाने के बाद चैन खुद से यही कहता है कि उस दिन तो मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ क्योंकि मुझे अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को जो बढ़ाना है। अब सैटरडे नाइट आ गई थी तो तभी शू जब उसे देखती है तो काफ़ी खुश हो गई थी और उसे कहती है कि यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। तो इस पर उसे चैन कहता है कि हैप्पी बर्थडे और इसी के साथ वो उसे एक गिफ्ट भी देता है। गिफ्ट को हासिल करने के बाद शू और भी खुश हो जाती है और उसे गिफ्ट देने के लिए थैंक्स कहती है। अब वो गिफ्ट को ओपन करने ही वाली थी तो तभी रैन रैन शो को यही कहती है कि अभी सही वक्त नहीं है कि तुम इस गिफ्ट को ओपन करो। जब पार्टी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद तुम इस गिफ्ट को ओपन कर लेना। फिर रैन रैन चैन को यही कहती है कि अब तुम गेट पर ही खड़े रहोगे, अंदर नहीं आओगे। तो चैन ये सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। अब चैन जब अंदर आता है देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और वही लड़का था जो कि चैन से काफ़ी जेलस हुआ फिरता था। चैन को वहाँ पर देखने के बाद वो लड़का यही कहता है कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है जो कि ये यहाँ पर भी आ गया और अपने रिलेशनशिप को बढ़ाता जा रहा है। तभी वहाँ पर शो की मॉम आ जाती है। वो देखती है कि अब काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं तो कहती है कि अब तुम लोग अपनी पार्टी को स्टार्ट कर दो। तो इस पर वो लड़का उन्हें कहता है कि थैंक यू आंट ये सब कुछ करने के लिए। फिर तभी हम देखते हैं कि उस पार्टी में चू भी आया हुआ था जो कि आंट के काफ़ी क्लोज लग रहा था। इस पर आंट उसे कहती है कि फ्रेंड्स आ गए हैं तो तुम्हें इन्हें यहाँ पर लेकर आओ। तो इस पर चू उसे कहता है कि जैसा आप कहें और वो काफ़ी खुश भी हो गया था। जब उसकी नज़र चैन पर पड़ती है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है। चैन भी उसके पास से गुजरता है। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चैन खुद से यही कहता है कि जैसा चू ने पिछली दफ़ा मेरे साथ किया था, अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। आज मैंने इसे मार देना है और कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, चाहे कोई भी इसके साइड पर क्यों ना हो। ये आज नहीं जिंदा बचेगा। तो तभी शू कहती है कि और राइट, अब सभी लोग आ चुके हैं तो क्यों ना पार्टी को स्टार्ट किया जाए। वो लड़का भी देखने के बाद काफ़ी खुश हो गया था और उसे यही कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब हम पार्टी को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग फिर उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। तो तभी शू फिर केक को काटती है। अब उसकी विश की बारी आ गई थी तो इस पर शू खुद से यही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं और चैन हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। वो फिर चैन को देखती है जो कि उसी की तरफ ही देख रहा था। ये देखने के बाद चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। मैं कई सौ सालों तक बाहर रहा लेकिन अब भी ये एक्सप्रेशन मेरे दिल के अंदर जिंदा है और मुझे लग रहा है कि लगता है कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर दूंगा। वो केक काटते हुए काफ़ी खुश खड़ी थी तो तभी वहाँ पर एक बंदा आता है। उसे देखने के बाद शो की मॉम हैरान हो जाती है और उसे यही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जबकि शो उसे देखने के बाद कहती है कि डैड। तो हमें ये बात मालूम हो जाती है कि वो बंदा उसका डैड था। उसके डैड उसे यही कहते हैं कि मैंने सुना कि आज तुम्हारी बर्थडे है तो इसलिए मैं दूसरे शहर से यहाँ पर आ गया। आज मेरी बेटी की बर्थडे थी तो कैसे हो सकता था कि मैं यहाँ पर ना आऊँ। ये सुनने के बाद उसकी वाइफ यही कहती है कि आखिर तुम्हारी हमें याद आ ही गई और तुम यहाँ पर आ गए। तो इस पर वो आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। शो अब ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो दोनों को गले लगा लेती है। ये सब कुछ देखने के बाद चैन कहता है कि मैंने सुना कि इसके डैड ने दूसरी शादी कर ली और अपनी उस वाइफ के साथ रहता है।
लगता है कि इसने यहाँ पर सारे मामलात को सही तरह से संभाल लिया है। तभी वहाँ पर एक दाढ़ी वाला भी बंदा आया था। उसे देखने के बाद चैन कहता है कि ये तो इनर स्ट्रेंथ का डिसिपल लग रहा है, इसकी पावर सोबुई और लिन जैसी ही है। चैन फिर उसे देखने के बाद यही कहता है कि अगर मैं शो के डैड की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है, ये तो मिस्टर आओ की तरह लग रहा है। क्या ये वही मिस्टर आओ है? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये बात मालूम होती है कि आओ एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर है। वही लड़का उसे देखने के बाद कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शू इसकी बेटी है, इसके डैड तो बहुत बड़े आदमी हैं। वहाँ पर मौजूद लोग ये भी बात करने लग गए थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि शू आओ की बेटी है। उसका तो एक बेटा था ना, शायद उसने डिवोर्स से पहले यहाँ पर बेटी को जन्म दिया था। दूसरी शादी करने के बाद उसका बेटा पैदा हुआ। इतने में आओ अब उन लोगों के पास आता और कहता है कि तुम लोग जरूर मेरी बेटी के दोस्त होगे, मुझे आप लोगों से मिलकर काफी खुशी हुई। फिर वो चू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि कमांडर अंकल कैसे हैं। तो इस पर वो बताते हैं कि अंकल वो ठीक हैं, मेरे डैड का पूछने के लिए थैंक्स। फिर आओ उससे पूछते हैं कि यहाँ पर चैन फैन कहाँ है। तो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तो तभी चैन आओ को कहता है कि मैं हूँ चैन फैन। शो चलाते हुए डैड को यही कहती है कि आप प्लीज चैन फैन को तंग मत करना। आओ उन्हें कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो चैन फैन के बारे में बहुत सोचा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसे कोई ट्रबल दूं, और इसके बारे में काफ़ी सारे लोग बातें भी कर रहे हैं, तुम लोग बस अपनी पार्टी को एंजॉय करो। अब वो शो के पास बैठ जाते हैं और फिर शो को भी कहते हैं कि तुम भी शो के साथ बैठ जाओ। तो इस पर शो को और क्या चाहिए था, तो वो जल्दी से उसके साथ बैठ जाता है। वहाँ पर मिंग भी आई हुई थी और वो आंटी को यही कहते हैं कि क्या आपने चैन के बारे में सुना है। उसकी आंटी उसे कहती हैं कि हाँ मैंने वही से भी सुना, और इसके अलावा की भी उसकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसके पास जो पावर्स हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। तभी वही लड़का फिर आंट के पास आता है और उन्हें कहता है कि क्या आपको मैजिक पर यकीन है, क्या मैजिक अब भी एग्जिस्ट करता है। तो इस पर आंट शो से बताती हैं कि मुझे तो नहीं पता, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों से मैंने सुना है उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे चैन मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर आओ लोगों को कहता है कि अगर आप लोग चैन के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे भी उसके बारे में कुछ पता है। तो वहाँ पर साइलेंस हो जाते हैं, सभी लोग आओ की तरफ देखने लग जाते हैं। आओ लोगों को कहता है क्या तुम लोगों ने शिंग के बारे में सुना है। तो इस पर शो बताता है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, वो एक ग्रुप का मालिक है, उसकी 10 हाई सिटी में बहुत पहुँच है और उसके अलावा उसमें के ओवरसीज में भी कनेक्शन है जिनका वो इस्तेमाल करता है। आओ मुस्कुराते उसे कहता है कि हाँ तुम सही पहुँच गए। फिर वो चैन को देखता है जो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। तो तभी आओ उन्हें बताता है कि शिंग एक बंदे को लेकर आया है जो कि किसी को मारने वाला है, और वो कोई और नहीं बल्कि वुई द थर्ड है। शिंग वुई को फंसाने वाला था। तो तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और वो वुई की हेल्प करता है, जिसकी वजह से वुई ठगने से बच गया था। फिर शिंग को जुर्माने के तौर पर 45 मिलियन पे करने पड़ गए। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि क्या 45 मिलियन। ये लड़का सुनने के बाद कहता है कि जरूर वो बंदा बहुत स्किलफुल होगा, जिससे शिंग भी डर गया। वो अपने शहर वापस चला गया और इसके अलावा उसने पैसे भी दे दिए। लोग भी यही कहते हैं कि चाहे शिंग जितने भी अमीर हो जाए 45 मिलियन भी कोई आम रकम नहीं है। मिंग कहती है कि ये चैन नहीं होगा, मैं तो उससे शादी कर लूंगी। जबकि रैन रैन उसे कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहाँ पर कोई और हो, चैन हो ही ना, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं था कि चैन ऐसे काम कर सकता है। मिंग अपने बॉयफ्रेंड को देखकर कहती है कि ये तो वो नहीं हो सकता। हाँ चैन नहीं हो सकता है, अगर ये चैन का हाफ भी होता ना तो फिर भी ये काफ़ी ताकतवर बन जाता। अब पार्टी ख़त्म हो गई थी, चैन के जाने की बारी आ जाती है। तो शो से कहती है कि यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। तो चैन उसे कहता है कि मुझे पार्टी में बुलाने के लिए शुक्रिया, और बाय कहकर घर चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में जाता है तो उसके ज़हन में अरे आप माउंट ही चला हुआ था। स्कूल से जाने के बाद भी वो इसी के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके पास एक गाड़ी आती है और उसमें से बंदा उसे कहता है कि हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस बार चैन आओ से मिलने चला जाता है। उनके पास जाने के बाद कहता है कि बताएं क्या काम है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो एक लेक के पास खड़ा हुआ था तो उसे कहता है तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो उस पर चैन बताता है कि ये एक लेक है। आओ उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये एक लेक है। अगर इसके साइज की बात की जाए तो ये शहर में 10th नंबर पर आती है, और अगर हम चाइना की बात करें तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, ये निग्लिजिबल है। चैन उसे कहता है कि आपको कहने की क्या मतलब। तो इस पर आओ उसे कहता है कि बिल्कुल ये तुम्हारी मिसाल की तरह है, तुम्हारी भी यहाँ पर कोई औकात नहीं है, तुम मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम शो से दूर रहो, तुम शो के बिल्कुल भी लायक नहीं हो और ना ही तुम उसके मेयार के मुताबिक हो। चैन कहता है तो फिर कैसा बंदा उसके लिए क्वालिफाई करेगा।
तो इस पर आओ उसे कहता है कि वो बंदा जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो और इसके अलावा उसमें कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए, और अगर इन दोनों खूबियों की बात की जाए तो तुम में एक भी नहीं पाई जाती। तुम बहुत ही गरीब हो, तुम हमेशा ऐसे ही रह जाओगे, तुम बहुत प्राउड फील करते हो हालांकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ कभी भी मैरी नहीं होने दूंगा, ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। तो ये सुनने के बाद चैन हंसने लग जाता है और उसे कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं उसे अपनी बहन की तरह समझता हूँ, और इसके अलावा भी मेरे पास रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपने ऊपर प्राउड फील करता हूँ। आओ उसे कहता है तो फिर इसके पीछे तुम्हारी फैमिली का हाथ हो सकता है या तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल हो सकती हैं जिसमें तुम काफ़ी अच्छे हो। आओ हंस से उसे कहता है कि मेरा जो इन्फ्लुएंस है ना, जो मेरे पास पैसे हैं वो तुम्हारी औकात से बिल्कुल परे हैं। तो चैन उसे कहता है कि इन चीज़ों को तबाह किया जा सकता है। आओ उसे कहता है कि उसे तबाह करना इतना भी आसान काम नहीं है जितना तुम कह रहे हो। वेल अब तुम जा सकते हो, अगर फिर कभी काम और मेरी बातों को समझ चुके हो तो मुझसे बात करने यहाँ पर आ जाना। वो खुद से यही कहता है कि असल में मैं चाहता था कि चैन मेरे लिए काम करे, लेकिन ये तो बहुत ही एरोगेंट है, भला मैं इसे कैसे काम पर रख सकता हूँ। वहाँ से जाते हुए चैन खुद से यही कहता है कि उसे लगा था कि ये लेक बहुत निगलिजिबल है, अगर मैं इस अर्थ की बात करूँ तो ये भी मेरे सामने कुछ नहीं, सिर्फ एक दाना है। अब हम देखते हैं कि आओ गाड़ी में जा रहा था तो वो अपने साथ बैठे मार्शल आर्टिस्ट को यही कहता है कि मैंने सुना है कि अभिषेक के पास भी एक एक्सपर्ट आ चुका है। तो इस पर उसका असिस्टेंट यही बताता है कि हाँ आपने सही सुना, वो असल में एक मैच रखकर उसे जीतना चाहता है ताकि वो जिंग बाई को दोबारा पा सके। ये सुनने के बाद आओ मास्टर गू को कहता है कि अब मैं सारी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ देता हूँ। हमें ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि वो किसके बारे में बात कर रहा था। तो मास्टर गू शू को यही कहता है कि ओके जैसा आप कहें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन को हाउ की कॉल आती है और उसे कहता है कि क्या आओ ने तुम्हें तंग करने के लिए यहाँ पर बुलाया था, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ। चैन कहता है कि नहीं, असल में वो मेरी एक फ्रेंड का फादर है तो इसलिए उससे मुलाकात हो गई। फिर हाउ उसे बताता है कि अगर मैं शुआओ की बात करूँ ना तो वो वाकई बहुत हैडिश है, वो हमारे मास्टर को भी काफ़ी तंग करता है। वेल जो भी हो मुझे आपके फेवर चाहिए। तो इस पर चैन उसे कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें मुझसे कौन सी फेवर चाहिए। इस पर वो उसे बता देता है कि एक अंडरग्राउंड फाइट होने वाली है और उस फाइट की निस्बत यहाँ पर बॉसेस चेंज किया जाएंगे। मैंने सुना कि वहाँ पर ना सिर्फ कुंग फू फाइटर्स आ रहे हैं बल्कि इनर स्ट्रेंथ फाइटर्स भी होंगे। चैन उसे कहता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं फाइट करूँ। तो इस पर हाउ से कहता है कि भला मेरी क्या मजाल कि मैं आपको हुक्म दूँ, इसके लिए तो मैंने मास्टर गू को बुला लिया है, तुम वहाँ पर आ जाना, तुम्हें देखकर वहाँ पर मौजूद लोग हैरान हो जाएंगे। वो वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था और उसे ये कहता है कि मैं उन 17 लोगों से मिलना चाहता हूँ। फिलहाल मेरे लिए एरो को बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने कल्टीवेशन जो करनी है। अब इस बात को गुजरे 15 दिन हो चुके थे और वो खुद से ये कहता है कि मुझे अब एरो जल्द से जल्द बनाना ही होगा। मेरे पास मटेरियल नहीं है लेकिन मुझे कुछ न कुछ करके एरो को बनाना ही होगा। फिर वो उसी जगह पर बैठकर एरो बनाने की कोशिश करता है और खुद को कल्टीवेशन करने की भी कोशिश करता है क्योंकि कल्टीवेशन के बगैर उसका गुजारा मुमकिन नहीं हो सकता और ना ही वो मजबूत बन सकता है। तभी उसे एनर्जी फील होने लग जाती है और वो उस एनर्जी को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। इसके बाद वो काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि इसे हासिल करने के बाद मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। वो खुद से ये कहता है कि इन जेम्स का इस्तेमाल करके मैं ज़्यादा देर तक नहीं कामयाब हो सकता, मुझे इसके लिए हाई क्वालिटी मटेरियल की ज़रूरत है, मुझे वही हासिल करना होगा। वो फिर अपने विला में बैठकर कल्टीवेशन करने लग जाता है और इसी के साथ वो 1.5 लेवल तक पहुंच चुका था। उसे पार करने थे सिर्फ 5 लेवल्स। वो कल्टीवेशन करते हुए खुद से ये भी कहता है कि मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर जो फाइटर्स आएंगे वो मेरे मुकाबले के होंगे, मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे छोटे हों, फिर लड़ाई में भला कहाँ मजा आएगा। अब हम देखते हैं कि वो हाउ के साथ अंडरग्राउंड फाइटिंग देखने चला जाता है। रास्ते में हाउ से अंडरग्राउंड फाइट के बारे में बताता है कि ये हर साल होती है। तो इस पर वो कहता है कि शायद ये कोई हिडन ही जगह होगी जहाँ पर ये फाइट्स होती हैं। उनका बॉडीगार्ड भी उन्हें यही बताता है कि वहाँ पर गैमलिंग के मैचेस भी होते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे मिलियनर्स आए होते हैं। वो दोनों एक बिल्डिंग के पास पहुँच चुके थे और तभी वहाँ पर उतरने के बाद हाउ काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि चैन मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, ये है मेयर जैंग। तो इस पर मेयर भी उनको देखकर काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि मुझे तुम जैंग के नाम से ही पुकारो। तो फिर हाउ से बताता है कि तुम मिलो मिस्टर चैन से जो कि मास्टर वुई के भी अब फ्रेंड बन चुके हैं। मेयर जैंग चैन को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। हाउ मेयर को यही कहता है कि ये मिस्टर चैन का पहली दफ़ा तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो इस पर मेयर उसे कहते हैं कि जैसा आप कहें। तो तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उन्हें वेलकम कहती हैं। वहाँ पर चैन का वेलकम करने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम शू था। मिस्टर हाउ तो वहाँ पर मौजूद लड़कियों को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। तो मेयर फिर बताता है कि चैन तुम मिलो मिस्टर शू से, तुम इसे कहीं भी लेकर जा सकते हो, ये यहाँ पर लोकल है। अब चैन और शू घूमने चले जाते हैं
तो रास्ते में वो उससे पूछता है कि तुम्हें फाइटिंग के बारे में क्या मालूम है। तो इस पर शिव उसे सारे फाइटिंग के बारे में बताने लग जाती है कि यहाँ पर किस तरह की फाइटिंग होती है। वो उसे यही बताती है कि जो लोग इस फाइटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हालात में गुजर रही होती है, वरना वो लोग ऐसे फाइट ना करते। तो उसकी बातें सुनने के बाद जैन कहता है कि ओ शिव खुद से यही कहती है कि ये आखिर इसके एक्सप्रेशन क्यों नहीं चेंज हुए हैं, इवन मैं इसे अच्छे से समझा रही हूँ। वो दोनों चल रहे थे तो तभी उनकी मुलाकात आओ से हो जाती है। तो आओ चैन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस पर चैन उसे कहता है कि आओ आप कैसे हैं। तो आओ उसे कहता है कि हमारी मुलाकात रात को होगी। वो जब जहाँ से जा रहा था तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि ये कौन था। तो इस पर आओ उसे बताता है कि ये मेरी दोस्त का फ्रेंड है। तो इस पर वो कहता है कि लगता है कि आजकल बच्चे भी इस फाइटिंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग लेने लग गए हैं। आओ जब उसे एक और लड़की के साथ देखता है तो कहता है कि देखो शिव इसकी ऑलरेडी फ्रेंड है, लेकिन ये किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है। फिर वहाँ से जाते हुए शिव उससे पूछते क्या तुम उसे जानते थे। इस पर वो कहता है कि हाँ वो बंदा आओ था। ये सुनने के बाद शिव काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि तुम उसे जानते हो। ओह हाँ वेल तुम्हें जब मेयर जानते हो तो वो तो जानता ही होगा। फिर चैन से पूछते हैं कि तुम आओ को जानते हो। तो इस पर वो बताती है कि हाँ असल में काफ़ी सारे लोग उसके लिए काम करते हैं और वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर वो मुझसे यही कहते हैं कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, क्या मैं कुछ डिफरेंट लग रही हूँ या इसे अट्रैक्ट नहीं लग रही। तभी वहाँ पर देखते हैं काफ़ी सारे लोग आ चुके थे। तो इस पर शिव से बताते हैं कि अभी तक तुम्हारा मैच शुरू भी नहीं हुआ, देखो कितने सारे लोग आ गए हैं। चैन को यही कहता है कि लगता है यही मैच है जहाँ पर हाउ चाहता है कि मैं लोगों को इम्प्रेस करूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।